स्टूडेंट्स, मैं बीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड। प्रीवियस वीडियोस में हमने फिशर तथा कैम्ब्रिज मुद्रा परिमाण सिद्धांत की स्टडी की थी। इस वीडियो में हम देखेंगे फिशर तथा कैम्ब्रिज मुद्रा परिमाण सिद्धांत की तुलना। इसके अलावा कैम्ब्रिज सिद्धांत फिशर सिद्धांत की तुलना में क्यों सुपीरियर है और कैम्ब्रिज सिद्धांत की क्या आलोचनाएं हैं। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं फिशर तथा कैम्ब्रिज मुद्रा परिमाण सिद्धांत में समानताएं अर्थात सिमिलरिटीज बिटवीन फिशर्स थ्योरी एंड कैम्ब्रिज थ्योरी। तो फर्स्ट है कि दोनों ही सिद्धांतों में मुद्रा परिमाण को मूल्य निर्धारण का घटक माना गया है। नेक्स्ट है दोनों ही सिद्धांतों की व्याख्या में बीजगणितीय समीकरणों का प्रयोग किया गया है। फॉर एग्जाम्पल फिशर ने अपनी इक्वेशन दी है P बराबर mv/t। इसी प्रकार से जो डिफरेंट कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट हुए हैं, फॉर एग्जांपल मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन, किन्स आदि ने भी डिफरेंट इक्वेशंस के थ्रू अपने सिद्धांत को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है दोनों ही समीकरणों में लगभग समान सिंबल्स का यूज़ किया गया है। फॉर एग्जांपल P फिशर तथा कैम्ब्रिज दोनों ही थ्योरी में प्राइस लेवल को शो करता है, M क्वांटिटी ऑफ मनी यानी मुद्रा की मात्रा को बताता है। नेक्स्ट है दोनों ने ही साख मुद्रा में जो बैंक निक्षेप आते हैं यानी बैंक डिपॉजिट्स सम्मिलित किए जाते हैं उन्हें मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित किया है। लास्ट है कि यदि हम फिशर और रॉबर्टसन जो कि कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट हुए हैं उनके इक्वेशन की अगर तुलना करें तो हमें लगभग एक ही कंक्लूजन मिलेगा। फॉर एग्जांपल फिशर का समीकरण है mv इक्वल्स टू pt। यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं m बराबर pt/v और ये जो 1/v है वो होता है इक्वल्स टू k। तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं m इक्वल्स टू kpt। 1/v इक्वल्स टू k इसलिए होता है कि जो v है और k है उसमें अपोजिट रिलेशनशिप है। अपोजिट रिलेशनशिप क्यों है? क्योंकि k क्या है? मुद्रा की वह मात्रा जिसे लोग नगद रूप में अपने पास रखना चाहते हैं और v है मुद्रा का चलन वेग। तो यदि लोग अपने पास अधिक मुद्रा को होल्ड करेंगे तो ऑब्वियसली उसका चलन वेग कम हो जाएगा यानी सर्कुलेशन में मुद्रा कम आएगी। तो इसका मतलब क्या है? v और k में अपोजिट रिलेशनशिप होता है। तो फिशर का समीकरण इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है m बराबर kpt और रॉबर्टसन ने तो दिया ही ये समीकरण है m इक्वल्स टू kpt। तो हम इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि जो फिशर का समीकरण है और रॉबर्टसन का समीकरण है वो भी लगभग समान है अर्थात कैम्ब्रिज और फिशर इक्वेशंस लगभग समान हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फिशर तथा कैम्ब्रिज मुद्रा परिमाण सिद्धांत में क्या अंतर है अर्थात फिशर्स थ्योरी वर्सेस कैम्ब्रिज थ्योरी। तो फर्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि जो फिशर का सिद्धांत है वो नगद आदान प्रदान दृष्टिकोण पर आधारित है और जो कैम्ब्रिज सिद्धांत है वो नगद कोष दृष्टिकोण पर आधारित है। सेकंड है कि फिशर के सिद्धांत में मुद्रा के विनिमय माध्यम के कार्य पर बल दिया गया है अर्थात इसमें ये माना गया है कि मुद्रा लेन देन के काम आती है, जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत में माना गया है कि मुद्रा संचित करने के काम आती है यानी होल्ड करने के काम आती है। नेक्स्ट है कि जो फिशर का सिद्धांत है उसमें मुद्रा की पूर्ति को मूल्य स्तर में परिवर्तन का मुख्य घटक माना गया है, जबकि जब कैम्ब्रिज थ्योरी है उसमें मुद्रा की मांग को मूल्य स्तर में परिवर्तन का मुख्य घटक माना गया है। फिशर के सिद्धांत में मुद्रा की मांग को स्थिर माना गया है यानी md स्थिर है यहाँ पर और परिवर्तनशील माना गया है ms को, जबकि जो कैम्ब्रिज सिद्धांत है उसमें मुद्रा की मांग को परिवर्तनशील माना गया है और मुद्रा की जो पूर्ति है उसे स्थिर माना गया है। इसीलिए हम कैम्ब्रिज सिद्धांत को मुद्रा की मांग का सिद्धांत भी कहते हैं। फिशर का सिद्धांत दीर्घकालिक सिद्धांत है, दीर्घकालीन विश्लेषण की बात करता है, जबकि जो कैम्ब्रिज थ्योरी है वो अल्पकालीन सिद्धांत है, शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट डिफरेंस है इनमें वो है
कि जो फिशर का सिद्धांत है उसमें मुद्रा की पूर्ति को एक प्रवाहचर माना गया है। प्रवाहचर यानी इसमें मनी सप्लाई की जो बात की जाती है वो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए की जाती है, अर्थात समयावधि के दौरान की जाती है। जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत में मुद्रा की पूर्ति को स्टॉक चर माना गया है, अर्थात इसमें मुद्रा की पूर्ति की बात एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए की जाती है। नेक्स्ट है कि जो फिशर का सिद्धांत है वो मुद्रा की उस मात्रा पर आधारित है जो आदान प्रदान में काम आती है, यानी लेन देन में काम आती है। जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत मुद्रा की उस मात्रा पर आधारित है जो नगद कोष के रूप में संचित की जाती है, यानी होल्ड की जाती है। इसके अलावा जो फिशर का सिद्धांत है उसमें मुद्रा के चलन वेग पर अर्थात v पर बल दिया गया है, जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत में मुद्रा के संचित कोष की निष्क्रियता अर्थात नगद संचित कोष, जिसे k द्वारा व्यक्त करते हैं, उस पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है कि फिशर के सिद्धांत में पूर्ण उत्पादित, अर्ध उत्पादित, उपभोक्ता वस्तुओं सभी को शामिल कर लिया गया है, जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत में केवल पूर्ण उत्पादित और उपभोग वस्तुओं को ही शामिल किया गया है। जो फिशर का सिद्धांत है उसमें P का संबंध सामान्य कीमत स्तर से है, कैम्ब्रिज सिद्धांत में P का संबंध उपभोग वस्तुओं के कीमत स्तर से है। फिशर के सिद्धांत में P क्रय विक्रय के बाद का चित्र प्रस्तुत करता है, अर्थात यहाँ P एक्स पोस्ट वेरिएबल है, जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत में P क्रय विक्रय के पूर्व का चित्र प्रस्तुत करता है, अर्थात यहाँ P एक्स आंट वेरिएबल है। फिशर का सिद्धांत दीर्घकालीन है और समयावधि से संबंधित है, इसलिए ये अव्यावहारिक है और सैद्धांतिक है, जबकि कैम्ब्रिज का सिद्धांत समय के एक विशेष बिंदु से संबंधित है और अल्पकालीन विश्लेषण है, इसलिए ये व्यावहारिक है और वास्तविकता के निकट है। तो ये हुआ फिशर तथा कैम्ब्रिज सिद्धांत के मध्य क्या अंतर है, अर्थात उसकी तुलना। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैम्ब्रिज सिद्धांत को फिशर सिद्धांत की तुलना में श्रेष्ठ क्यों माना जाता है, अर्थात सुपीरियरिटी ऑफ कैम्ब्रिज इक्वेशन ओवर फिशर्स इक्वेशन। इसमें फर्स्ट है यथार्थवादी, अर्थात कैम्ब्रिज सिद्धांत फिशर सिद्धांत की तुलना में अधिक यथार्थवादी है, क्योंकि कैम्ब्रिज समीकरण में मुद्रा के संदर्भ में इस मौलिक सत्य पर जोर दिया गया है कि उसका संचय होता है, और k अर्थात तरलता पसंदगी पर बल देना v अर्थात चलन गति पर बल देने की अपेक्षा अधिक बेहतर है। नेक्स्ट है तरलता पसंदगी। नगद शेष समीकरण अर्थात कैम्ब्रिज समीकरण में तरलता पसंदगी पर बल दिया गया है, और तरलता पसंदगी का विचार आय, रोजगार व मौद्रिक नीतियों को विकसित करने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। नेक्स्ट है स्पष्ट व्याख्या। फिशर का सिद्धांत मैकेनिकल है, जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत कारण और परिणाम की भली भांति व्याख्या करता है। फॉर एग्जाम्पल, मुद्रा को तरल रूप में रखने की इच्छा में परिवर्तन होने से कीमत स्तर में भी परिवर्तन आ जाता है, और ये परिवर्तन किस प्रकार से आता है इसकी स्पष्ट व्याख्या कैम्ब्रिज सिद्धांत के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक घटकों पर बल। जहाँ फिशर ने मुद्रा की मांग को प्रभावित करने वाले उत्पादन के तकनीकी एवं संस्थागत घटकों पर ही बल दिया है, वहीं कैम्ब्रिज समीकरण में मनोवैज्ञानिक घटकों को भी शामिल किया गया है, जो कि आर्थिक क्रियाओं का मुख्य आधार है। नेक्स्ट है अधिक व्यावहारिक। फिशर का सिद्धांत समयावधि से संबंधित दीर्घकालीन विश्लेषण है, अतः अव्यावहारिक है, जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत समय के विशेष बिंदु से संबंधित अल्पकालीन विश्लेषण है, अतः ये अधिक व्यावहारिक एवं उपयोगी है। नेक्स्ट है व्यापार चक्रों का स्पष्टीकरण। कैम्ब्रिज सिद्धांत अल्पकालीन कारणों की अर्थात व्यापारिक चक्रों की भी व्याख्या करता है। फॉर एग्जाम्पल, मंदी काल में लोगों की तरलता पसंदगी में वृद्धि होने से मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। मुद्रा की मांग के बढ़ने से मुद्रा का मूल्य भी बढ़ जाता है, और जब मुद्रा का मूल्य अर्थात परचेजिंग पावर बढ़ जाती है तो सिचुएशन में कीमत स्तर घट जाता है। इसी प्रकार से मुद्रास्फीति के समय तरलता पसंदगी कम हो जाती है, यानी के कम हो जाता है। लोग अपने पास मुद्रा की मात्रा कम रखना चाहते हैं, और जब लोग कम मुद्रा की मात्रा होल्ड करना चाहेंगे तो इस सिचुएशन में मुद्रा की मांग कम हो जाएगी। मुद्रा की मांग कम हो जाएगी तो मुद्रा का वैल्यू भी कम हो जाएगा,
और जब मुद्रा का वैल्यू कम हो जाएगा तो इस सिचुएशन में कीमत स्तर बढ़ जाएगा। इस प्रकार कैम्ब्रिज सिद्धांत व्यापार चक्रों का स्पष्टीकरण करता है कि मुद्रा की मांग कम होने से उसका मूल्य कम हो जाता है और मूल्य स्तर बढ़ जाता है, चाहे मुद्रा की मात्रा घटे या यथावत रहे। नेक्स्ट है मूल्य निर्धारण के सामान्य सिद्धांत के निकट। कैम्ब्रिज सिद्धांत मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों के व्यावहारिक विश्लेषण पर आधारित होने से वस्तुओं के सामान्य मूल्य सिद्धांत के अधिक निकट है। नेक्स्ट है सरल। लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के सौदों के लिए कितनी मुद्रा व्यय की जाती है, इसकी अपेक्षा ये पता लगाना सरल है कि वे कितनी मुद्रा संचित रखते हैं अथवा तरल रूप में अपने पास रखते हैं। नेक्स्ट है किन्स का रोजगार सिद्धांत का आधार। कैम्ब्रिज समीकरण की श्रेष्ठता इस बात से भी सिद्ध हो जाती है कि कैम्ब्रिज का जो तरलता पसंदगी का विचार है उसे किन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत में आधार के रूप में प्रयुक्त किया है। लास्ट है अधिक उपयोगी। फिशर का पी क्रय विक्रय समाप्त होने के बाद का चित्र प्रस्तुत करता है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण का पी क्रय विक्रय से पूर्व का चित्र प्रस्तुत करता है। इस प्रकार कैम्ब्रिज समीकरण अधिक उपयोगी है क्योंकि इससे आय प्राप्तकर्ता को यह ज्ञात हो जाता है कि उसकी मुद्रा क्या और कितना खरीद सकती है। लेकिन हमें फिशर सिद्धांत को पूर्णतया नकारना नहीं चाहिए। फिशर की व्याख्या कैम्ब्रिज व्याख्या से इस रूप में श्रेष्ठ मानी जा सकती है कि फिशर समीकरण के समस्त घटक एम वी एम डैश वी डैश टी और पी सांख्यिकीय ढंग से मापनीय हैं, अतः इनका परिमाणात्मक अनुसंधान संभव है। तो ये हुआ कैम्ब्रिज विचारधारा की फिशर सिद्धांत पर श्रेष्ठता। नेक्स्ट हम देखते हैं कैम्ब्रिज सिद्धांत की आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म ऑफ कैम्ब्रिज थियरी। फर्स्ट है वास्तविक आय को मापना कठिन। जिस प्रकार फिशर के सिद्धांत में व्यापार की मात्रा अर्थात टी को मापना कठिन था, उसी प्रकार कैम्ब्रिज सिद्धांत में वास्तविक आय अर्थात आर को मापना कठिन है, क्योंकि अनेक प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को अलग अलग मापदंडों से मापा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कपड़े को मीटर में, तेल को लीटर में, अनाज को क्विंटल में आदि डिफरेंट यूनिट्स में मेजर किया जाता है और इन सबको एक सामान्य मापदंड इकाई में प्रस्तुत करना मुश्किल होता है, अतः दोनों में समान त्रुटि विद्यमान है। नेक्स्ट है ऋण निक्षेपों की उपेक्षा अर्थात क्रेडिट डिपॉजिट्स को इग्नोर करना। कैम्ब्रिज सिद्धांत में केवल कैश डिपॉजिट्स को ही शामिल किया गया है और जो क्रेडिट डिपॉजिट्स है उसे इग्नोर कर दिया गया है, जबकि बैंक डिपॉजिट्स दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है कैश डिपॉजिट्स और दूसरा है क्रेडिट डिपॉजिट्स। क्योंकि एक तो जनता अपनी वस्तुओं को नगद रूप में बैंकों में जमा कराती है जिसे हम कैश डिपॉजिट्स कहते हैं, दूसरे बैंकों द्वारा दिए गए ऋण भी पूर्णतः या अंशतः उसी बैंक में ऋणी के खाते में जमा के रूप में दर्शाए जाते हैं जिसे हम क्रेडिट डिपॉजिट्स कहते हैं। नेक्स्ट है निक्षेपों की श्रेणी में भिन्नता। प्रोफेसर किन्स ने कैम्ब्रिज समीकरण की इसलिए आलोचना की है कि इसमें सेविंग डिपॉजिट्स की जो भिन्न भिन्न प्रकृति है उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। सेविंग डिपॉजिट्स में जो स्मॉल सेविंग्स है और करंट अकाउंट के डिपॉजिट्स है उन्हें वस्तुओं और सेवाओं पर तत्काल अधिकार के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि जो फिक्स डिपॉजिट्स है वो किसी अनिश्चित भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही प्रयुक्त किए जा सकते हैं। अतः होना ये चाहिए कि जो स्मॉल सेविंग्स है और करंट अकाउंट के डिपॉजिट्स है उन्हें ही नगद कोषों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए और जो फिक्स डिपॉजिट्स है उन्हें यहाँ से एक्सक्लूड कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो इनके डिफरेंट कैटेगरीज है उसकी कैम्ब्रिज इक्वेशन में उपेक्षा की गई है, अतः ये भी इसकी आलोचना का एक बिंदु है। नेक्स्ट है विस्तृत जटिलताओं को समझने में अनुपयुक्त। कैम्ब्रिज सिद्धांत गतिशील समाज की विस्तृत जटिलताओं को समझने में भी अनुपयुक्त है या अपर्याप्त है। नेक्स्ट है सट्टा उद्देश्य की उपेक्षा।
इस सिद्धांत में तरलता पसंदगी के सट्टा उद्देश्य की उपेक्षा की गई है। इसमें सिर्फ 2 ही उद्देश्यों को शामिल किया गया है। पहला है ट्रांजैक्शनरी मोटिव यानी लेन देन उद्देश्य, और दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव यानी सतर्कता उद्देश्य। स्पेकुलेटिव मोटिव यानी सट्टा उद्देश्य की इसमें उपेक्षा की गई है। नेक्स्ट है मांग पक्ष पर अधिक बल। कैम्ब्रिज सिद्धांत में मुद्रा की मांग पर अधिक बल दिया गया है और मुद्रा की पूर्ति, उत्पादन मात्रा तथा विदेशी व्यापार को स्थिर मान लिया गया है, जबकि व्यवहार में मूल्य स्तर मुद्रा की मांग से ही प्रभावित नहीं होता, वरन उस पर मुद्रा की पूर्ति, उत्पादन की मात्रा, विदेशी व्यापार, संग्रह प्रवृत्ति तथा सरकारी नीतियों आदि का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। लास्ट है कैम्ब्रिज सिद्धांत अपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि इसमें उपभोग वस्तुओं के मूल्य स्तर पर ही ध्यान दिया गया है, सामान्य कीमत स्तर पर नहीं। तो ये हुई कैम्ब्रिज सिद्धांत की आलोचनाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कीन्स का मुद्रा परिमाण सिद्धांत। थैंक यू।